नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम, स्वागत है आप सभी का। फ़िलहाल प्रैक्टिस सेशंस में आप जुड़ गए हैं। दूसरा हमारा ये सेशन है रीजनिंग के, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहाँ कहाँ बेनिफिशियरी होगी, तो जहाँ जहाँ पर भी रीजनिंग के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उन सब एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बेनिफिट देगी। मेन कल भी जैसे हम बात कर रहे थे तो हमने आप लोगों को ये बताया था कि क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत आसान होते हैं, मोस्टली सबसे बन जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी से सोल्व हो जाए। आप लोगों के पास एक तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए असल में इनके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। आज हम 15 से 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लगेगा सर बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारे से बहुत आसान क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। साथ साथ कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उनको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को बताना है कि इसके बाद क्या होगा इस सीरीज में, अगला जो आइटम है वो क्या लिखा जाएगा। लिखा हुआ है A10, A10, E15, I20, किसी किसी को देख करके लग रहा होगा AEIOU, M25। तो बताइए कि यहां पर और यहां पर क्या आएगा। इस सीरीज में अगर हम देखें बड़े ध्यान से तो हमें यह पता चल रहा है कि 10 to 15 +5, यहां से यहां +5, यहां से यहां +5, तो यहां से यहां भी +5 होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे जो भी आइटम होगा उसकी वैल्यू 30 होनी चाहिए, पहली बात। तो सर ये ऑप्शन अपने आप से हट गया। अब 33 वैल्यू हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, हालांकि आप लोगों को आंसर नजर आ गया होगा, लेकिन पीछे का लॉजिक क्या है वो समझना है। अगर हम यहां पे बात करें, ई पहला अक्षर होता है, पहला अल्फाबेट होता है। ई की अगर हम बात करें तो 5th, आई की अगर हम बात करें तो 9th, और एम की अगर हम बात करें तो 13th अल्फाबेट होता है। इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर जो गैप नजर आता है हमें वो 4 + 4 से गैप नजर आ रहा है, +4। तो सर एम के बाद यहां 17th जो लेटर होगा या अल्फाबेट होगा, हम अगर कहें तो सर क्यू होगा। आंसर आप लोगों के सामने है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से आप लोगों का ये क्वेश्चन बन भी गया। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आप लोगों के सामने आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको एक बार समझने की कोशिश करें असल में इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। नेक्स्ट सीरीज क्या होगी ये पूछा है, सर सीरीज क्या होगी। हालांकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं, इन रीजनिंग्स को सोल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। फिर भी देखिए, एक तरीका जो मुझे बिल्कुल साफ साफ जो नजर आ रहा है वो ये है, एफ से हम पहुंचे एन पे, नेक्स्ट जो वर्ड आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो एन से स्टार्ट है, NQV। यहां V पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट V से स्टार्ट है, VYD। तो उस लिहाज से हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो D से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो भी होगा यहां लास्ट में आप लोगों को L, अब ये है LOT, तो इसका मतलब ये L पे खत्म होना चाहिए। क्लियर, पहली चीज। लेकिन सर अगर यहां पे D और L करके अलग अलग ऑप्शन होते, जैसे ये होता DEL, ये वाला ऑप्शन होता DHL, ये वाला ऑप्शन होता DAL, तो सर फिर किस तरीके से करते, तो कुछ अलग लॉजिक हम लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसी में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने ना एक सीरीज बोली गई है, तो सीरीज बोली गई है तो आपको पहले नंबरिंग पता होनी चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है सीरीज में। अल्फाबेटिकल जो सीरीज है उसमें कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर मैं F की बात करूं तो F आपको ये यहां पे नजर आ रहा है, 6th नंबर पर नजर आ रहा है। N की अगर बात करूं तो ये 14th नंबर पे नजर आता है। ये V है, V की अगर मैं बात करूं, ये जी V है। V की अगर मैं बात करूं तो ये V है, तो ये 22वें नंबर पे नजर आ रहा है, 22वें नंबर पे नजर आ रहा है, माफ कीजिएगा V पे। हम एक बार
फोकस कर लेते हैं V पे। V 22वें नंबर पे नजर आ रहा है। यहां से अगर हम देखें तो 6 प्लस 14, सॉरी 6 से 14 पर गए तो कितना, प्लस 8 किया होगा। 14 से 22 पर गए तो कितना किया सर, प्लस 8 ही कर रखा है हमने। इसका मतलब 22 में, अब यहां V में 8 और ऐड करें तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ सर, D हुआ। अब देखें यहां से क्या 8 ऐड हो रहे हैं तो L आ रहा है। देखें D से यहां से आगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सर L आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक जो है ये हमारा लग जाएगा। अब आपको क्या करना है सर, इनको भी चेक करेंगे, I से Q कितना है, Q से Y कितना है। मेन जो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को, जब भी सीरीज के क्वेश्चंस को करना है तो आप इसी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे एक वर्ड आप लोगों को लिखा हुआ है तो दूसरे वर्ड पे आप जा रहे हैं तो यहां इसको सोल्व करने की कोशिश करना। कई बच्चे क्या करते हैं, कई करते हैं सर ये कौन से नंबर पे है, बोले सर ये 6 नंबर पे है। आई की जब बात करी तो ये कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। इन दोनों का गैप कितना है, बोले सर 3 का गैप है। n कितने नंबर पे है तो n नजर आया है सर 14 नंबर पे। Q कितने नंबर पे है तो Q नजर आया है 13। इसमें कितना गैप है, बोले सर प्लस 3 का गैप है। फिर यहां से देखेंगे, अच्छा h का और l का, बोले सर इनका भी 3 का गैप है। h का और l का 1 2 3, अच्छा 4 का गैप नजर आ रहा है। फिर d और g का देखा हमने तो 1 2 3 3 का गैप है। फिर h और g का देखा, H और G का तो सर H यहाँ पे, G यहाँ पे कोई गैप नजर नहीं आ रहा। और G और L का देखा तो हमने, जैसे G और L में अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 का गैप नजर आ रहा है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम फोकस करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है कि इस सीरीज में कौन सा पद गलत है, ये आप लोगों को बताना है। सीरीज क्या है सर, सीरीज CWHKFULLISPMLQTN और वो बोल रहा है OOYO। क्लियर। अब मैंने बताया सीरीज है तो आप लोग कैसे करेंगे सर, हर अल्फाबेट का डिस्टेंस चेक करेंगे कितना कितना है। सी से ऐप पे जाएंगे, मैं आप लोगों के सामने दोबारा से उसको लेकर के आ जाता हूं। 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, ये आप लोगों की सहूलियत के लिए, ताकि आप लोगों को दिखाई देता रहे। देखिए ABCDEFGH ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर C का नंबर चेक करें तो C 3rd नंबर पे आ रहा है। C 3rd नंबर पे आ रहा है। C से हम पहुंचे F पे 1 2 3 कितने नंबर पे आ रहा है तो आप लोगों को नजर आ रहा है सर 6 नंबर पे आ रहा है। F से I पे पहुंचे तो F कितने नंबर पे, I कितने नंबर पे नजर आ रहा है सर 9 नंबर पे नजर आ रहा है। L पे पहुंचे तो L कितने नंबर पे नजर आ रहा है तो सर ये 12 नंबर पे नजर आ रहा है। और O कितने नंबर पे नजर आ रहा है तो सर O 15 नंबर पे नजर आ रहा है। यहां से हमें एक चीज पता चली कि इन सबका गैप 3-3 का है। सर सीक्वेंस सही नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से हम क्या चेक करेंगे, W से U का कितना गैप है, U से S का कितना गैप है, S से Q का कितना गैप है और Q से O का कितना गैप रहेगा। फिर इसी तरीके से H से L का, L से P का, और सेम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोगों से बड़े आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर लेते हैं। एक बार आप लोगों के सामने नीचे ही आप लोगों को एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, देखिए बड़े प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। माफ कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने आप लोगों को नजर आ रहा है। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सर नंबरिंग कर लेंगे, जब भी मैंने आप लोगों को बताया कि नंबरिंग जरूर कर लें। अगर आप लोगों को नंबरिंग आती है करनी तो इन क्वेश्चंस को करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोगों को देखते ही सोल्व हो जाएंगे, आप लोगों से देखिएगा। अगर मैं बात करूं ए की तो ए कौन से नंबर पे आ रहा है तो ए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट।
जी कौन से नंबर पे आ रहा है? तो सर जी हमें नजर आ रहा है यहां से, ये रहा जी। जी कौन से नंबर पे नजर आ रहा है? तो सर जी 7th नंबर पे नजर आ रहा है हमें। एल की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर पे नजर आ रहा है? सर 12 नंबर पे नजर आ रहा है। पी की अगर हम बात करें तो सर 16 नंबर पे नजर आ रहा है। और एस की अगर हम बात करें तो 19 नंबर पे नजर आ रहा है। और पूछ रहा है कि बताओ आगे की सीरीज क्या होगी। अब यहां से हम देखें तो 1 और 7 के बीच का गैप कितना? 6। 7 और 12 के बीच का गैप कितना? 5। 12 और 16 के बीच का गैप कितना? 4। 16 और 19 के बीच का गैप कितना? सर 3। तो आप लोग क्या लगता है यहां जो भी वर्ड होगा उनका गैप कितना होना चाहिए? सर 2 का। इसका मतलब 21वां वर्ड होना चाहिए 21। और 21वां वर्ड कौन सा होगा? सर 21वां वर्ड होगा यू, जो कि आप लोगों को आंसर दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया हुआ है, गूगल का जो रिलेशन सुंदर पिचाई के साथ है वही रिलेशन माइक्रोसॉफ्ट का किसके साथ है? देखिए गूगल के सीईओ का नाम है सुंदर पिचाई, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ का नाम है सत्यानारायण नंडेला। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैरी क्यूरी का जो संबंध इज रिलेटेड टू साइंस, वो साइंस से रिलेट करती है, साइंस से रिलेटेड है, तो बताएं लियोनार्डी दा विंसी का क्या संबंध है या कौन से क्षेत्र से आते हैं? ये बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं, पेंटिंग का इनका जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज बताने वाले मैं जा रहा हूं। मैरी क्यूरी पहली महिला है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, मैरी क्यूरी। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सर? 2 क्षेत्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला, एक बार 1903 में और दूसरी बार 1913 में या 11 में, समथिंग ऐसा 1911 में। आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार मिला, एक बार फिजिक्स में और दूसरी बार इनको रेडियो एक्टिविटी में मिला, समथिंग ऐसा कुछ करके। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिलने वाली या जिनको जिस ऐसी महिला जिसको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला होगा उसका नाम है मैरी क्यूरी। ये आप लोगों को समझ में आया? आगे अगर आप सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं। सर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत लोगों से ये गलत बनता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, KIM का जो रिलेशन PRN से है वही रिलेशन TOR का किसके साथ है? ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इनका मतलब यही है क्या कि KIM का जो रिलेशन PRN के साथ है वही रिलेशन TOR का किसके साथ में है, बस यही। तो K और P का रिलेशन एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो मुझे नजर आ रहा है ये आप लोगों का एक ऑपोजिट कोडिंग होती है, ठीक है। ऑपोजिट रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑपोजिट में क्या, जब हम ABCDEFGH को लिखते हैं तो आगे से फर्स्ट जो लेटर है A, तो पीछे से फर्स्ट कौन सा है? Z है। इसी तरीके से आगे से सेकंड लेटर B, तो पीछे से सेकंड लेटर Y। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे से थर्ड लेटर C, तो पीछे से थर्ड लेटर X। इसी तरीके से एक लेटर K है जो 11th लेटर है, तो पीछे से जो 11th लेटर है वो कौन सा है? P है। तो K और P का रिलेशन, I और R का रिलेशन अपोजिट, M और N का रिलेशन अपोजिट, जो आप लोगों को नजर आ रहा है, जो एक्चुअल में है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये अपोजिट सीरीज को शो करता है, अपोजिट एक तरीके से बताता है कि ये अल्फाबेट इनका अपोजिट है। याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। असल में जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस में आप लोग बस देख करके ये बता पाएंगे कि अच्छा इसका ये रिलेशन नजर आ रहा है। देखने से ही पता चल जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। जैसे जब मैं A का रिलेशन Z के साथ बता रहा हूं,
बी का रिलेशन वाई के साथ, बी का रिलेशन वाई के साथ, तो हम इसको ना बाय से याद रखते हैं, बाय से, बी वाई ई, बाय से याद रखते हैं कि बाय कर दिया भैया, बी वाई का रिलेशन। सी का एक्स के साथ, तो इसको 6 से याद रखते हैं कि 6, ठीक है 6, हालांकि सी एक्स सी से नहीं बना, मतलब सी एक्स तो सी है, यहां पे ऐसे आप लोग याद करने के लिए है, ठीक है। डी का किसके साथ रिलेशन होगा, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू, अब डब्ल्यू क्या सर, डी ई डब्ल्यू, ड्यू से याद रख सकते हैं हम, क्लियर है। ई, इस तरीके से आप लोग देखेंगे, के का रिलेशन पी के साथ है, ठीक है, कानपुर। आई का रिलेशन आर के साथ है, इंडियन रेलवे। एम का रिलेशन एन के साथ है, मैन ही लिख लेते हैं, मैन ही लिख लेते हैं। टी का रिलेशन किसके साथ होगा, तो टी का रिलेशन जी के साथ होता है, इसको हम इस तरीके से याद रखते हैं, जीटी रोड। ओ का रिलेशन एल के साथ होता है, LOVE करके याद हम रखते हैं। आर जो होता है, आर का रिलेशन किसके साथ है, आई के साथ है, क्यों, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आई और आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, क्लियर है। ऑपोजिट वाला ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। बार बार जब आप क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, आपको इस सीरीज को याद जरूर रखना होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले एक काम करें, जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं उनको एक साथ लिखने की कोशिश करें। 13 अपोजिट वर्ड्स आप यहां लिखेंगे इस साइड में, और 13 अपोजिट वर्ड्स इस साइड में लिखेंगे, बस आप लोगों को ये याद रहने शुरू हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। अब हम आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, फिर हम आगे डिस्कस कर रहे। कह रहा है कि एफ एल का जो रिलेशन बी एच के साथ है, सेम रिलेशन जी एम का किसके साथ होना चाहिए, एक वर्ड बताओ जो रिलेशन होगा, क्लियर है। एफ और बी का, एफ और बी का, हालांकि इसमें मुझे एक और चीज नजर आ रही है, एक और चीज नजर आ रही है। एफ को ले लो, बी से आप एक बार चेक करेंगे, एफ और बी। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। जी देखिएगा, एफ कौन से नंबर पे आ रहा है, तो आप लोगों को नजर आ रहा है सर एफ जो है, एफ छठे नंबर पे नजर आ रहा है। बी कौन से नंबर पे नजर आ रहा है, तो पहले तो बी नजर आ रहा है सर हमें दूसरे नंबर पे, इसका मतलब -4, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल का सेम एच से रिलेशन देखो, एल कौन से नंबर पे नजर आ रहा है, तो सर एल 12वें नंबर पे नजर आ रहा है। एच कौन से नंबर पे नजर आ रहा है, तो सर एच नजर आ रहा है 8वें नंबर पे, फिर ऐसे ही -4। तो सर जी जो भी नंबर पे हो उसमें से -4 कर लीजिएगा। जी कौन से नंबर पे है सर, जी 8वें नंबर पे है, सॉरी 7वें नंबर पे है, जी 7वें नंबर पे है। तो 7वें नंबर से हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 घटाएंगे तो क्या होगा, सी होगा। और इसी तरीके से एम जिस भी नंबर पे है, 13वें नंबर पे है, 13वें नंबर से हम क्या करेंगे, 4 घटा देंगे, तो 4 घटाएंगे तो 9वें नंबर पे पहुंचेंगे, तो 9वें नंबर पे है हमारा आई। इसमें एक तो रिलेशन ये हो सकता है। दूसरा हम इसी में अगर करने की कोशिश करें तो देखिएगा, मुझे जो नजर आ रहा है वो ये है कि एफ के बाद है जी, एल के बाद दिया हुआ है एम, ऊपर वालों का अगर रिलेशन देखें तो बी के बाद क्या होना चाहिए सर सी, और एच के बाद क्या होना चाहिए सर आई। ये भी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, हमारा आंसर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हम इसको करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिएगा, आप लोग बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर नोएडा को हम कोडेड कर रहे हैं, नोएडा को हम कोड में लिख रहे हैं, तो बताओ मेरठ को किस कोड में लिखेंगे। नोएडा के लिए कोड दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि ये क्वेश्चन आप लोगों से सोल्व नहीं होगा। वही काम करना है, आप पहले लिखेंगे NOIDA, उसके बाद लिखेंगे STNIL
एफ। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे आता है, कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है। जैसे अगर मैं एन की बात करूं तो 14th, एस की बात करूं तो 19th, ओ की अगर बात करूं तो 15th, टी की अगर मैं बात करूं तो ये होगा हमारा माफ कीजिएगा टी है 20th, आई की अगर बात करूं तो 9, एन की अगर बात करूं तो 14th। उसके बाद डी की अगर मैं बात करूं तो डी आप लोगों को कौन से नजर आ रहा है 4 पे, तो आई कौन से पे है 9 पे, ए फर्स्ट पे, तो एफ कौन से नंबर पे है 6th नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहा है। सर क्लियर है, हर वर्ड में या हर अल्फाबेट में +5 का डिस्टेंस नजर आ रहा है, +5, यहां पे भी +5, इसके बीच में भी +5, इसके बीच में भी +5। तो आप क्या करेंगे, m +5 करके जो भी वर्ड आएगा उसको लिख देंगे, e +5 कर देंगे, e +5 कर देंगे, और जो भी आंसर आपका नजर आएगा तो आप लिख देंगे। सबका यही होगा। सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है, आंसर आप लोगों को पहले ही मिल चुका है, इसका फर्स्ट आंसर रहेगा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई। बहुत प्यारे से क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। देखिएगा अब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है FRAK is written as 35 MALT। ये कोडेड रिलेशन, ये कोडिंग करने का, ये कोडिंग का एक क्वेश्चन है। तो कोडिंग जब हम करते हैं तो उसको डिकोड करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या रूल्स होंगे देखिएगा, आपको सबसे पहले जो चेक करना वो ये है कि जितने भी अल्फाबेट दिए हों FRAK, उन सबको ऐड कर लेंगे, उनकी सीक्वेंस को। क्लियर? आंसर आ रहा है सही है, आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे सर? आंसर नहीं आ रहा है तो ऐड करेंगे, ऐड तो करना ही है, प्लस में इसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे। कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल कोई भी हो सकती है। ये मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूं, कोई भी वेरिएबल हो सकती है वैल्यू। ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी आपको नजर आए वो। ऐसा भी हो सकता है सर ऐड किया तो ज्यादा आ रहा है और यहां पे कम हो, तो आप क्या करेंगे, माइनस भी कर सकते हैं। ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप लोगों को काम करने की कोशिश करनी है। क्लियर? अब सबसे पहली मेन जो चीज है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को करना ही सबसे पहले क्या है, इनकी जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए कि ये असल में कौन से नंबर पे आता है। पोजीशन का, अल्फाबेटिकल पोजीशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से नंबर पे आता है। अब पोजीशन के लिए मैं वही कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि सर इसका एक्चुअल में आंसर क्या होगा। क्लियर? इसका एक्चुअल में आंसर यहां आप जो लिख रहे हैं वो असल में होगा क्या। देखिएगा आप लोगों के सामने एफ आप लोगों को नजर आ रहा है 6 नंबर पे, 6 मैंने लिखा। आर नजर आ रहा है आप लोगों को, आर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये 23वें नंबर पे। ए की बात करूं तो पहले नंबर पे, और के की बात करूं तो 11वें नंबर पे नजर आ रहा है। यहां से अगर आप देखेंगे आर, ओके माफ कीजिएगा, आर जो है, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। आर जो है वो आप लोगों का कौन सा 18, माफ कीजिएगा 18 नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहा है। तो यहां से आप अगर गिनती करने बैठेंगे तो क्या हुआ, आप बोलेंगे सर 12 12 18 30 और 36, सर टोटल हुआ 36। अब यहां है सर 35, तो 35 करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था ऐड करके देखा, आंसर आ रहा है सही है, नहीं हुआ तो कुछ भी वैल्यू घटाने की कोशिश करो। अब क्या घटाएं, 36 - 1 करेंगे तो आंसर आ रहा है 35। अब देखें कि क्या ये वाला जो वर्ड है इसमें भी सेम रिलेशन है, तो वही काम हमने करना है। MALT, उसने बोला MALT, देखो उसको ऑर्डर क्या दिया, तो M कौन से नंबर पे है, तो M आपको नजर आ रहा है कौन से नंबर पे, 13वें नंबर पे नजर आ रहा है। ए पहले वाले नंबर पे नजर आ रहा है। एल जो है आप लोगों को यहाँ L 12वें नंबर पे नजर आ रहा है, और टी की अगर मैं बात करूं तो ये 20वें नंबर पे नजर आ रहा है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कितना हुआ, 13 और 13 26 और 20 कितना होगा, 46 हो गया। लेकिन यहाँ 45 दिया हुआ है, सर क्या करें, -1 किया जैसे ऊपर किया था तो कितना आया आंसर, 45 आया।
सर हो गया क्वेश्चन। क्या बोला सर ट्रिम का बताओ, ट्रिम का क्या होगा? तो कुछ नहीं करना, ट्रिम जो भी नंबर पे आएगा, ठीक है, टी कौन से नंबर पे आ रहा है? तो टी हमने देखा 20वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। आर कौन से नंबर पे आ रहा है? आर एक बार चेक करेंगे तो आर कौन से नंबर पे नजर आ रहा है? तो सर 18वें नंबर पे नजर आ रहा है। आई कौन से नंबर पे नजर आ रहा है? आई सर आई 9वें नंबर पे नजर आ रहा है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आप लोगों को एम है, तो एम कौन से नंबर पे नजर आ रहा है? सर 13वें नंबर पे नजर आ रहा है। बस हो गया क्वेश्चन। क्या करना है? इन सबको जोड़ करके जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू क्या रही आप लोगों की? इसको चेक करेंगे एक बार, इसको चेक करेंगे एक बार, ठीक है। 27 और 20 कितना होगा? 47, 47 और 13 करेंगे तो 60 ये रहेगा। तो 60 माइनस में 1 हम कर देंगे। आंसर आप लोगों के साथ सामने है, 59 आंसर है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप इसको करने की कोशिश करें। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रही होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1875 मींस वाउंड द राउंड वॉच। एक छोटा सा सेंटेंस दिया, वाउंड द राउंड वॉच, उसको 1875 लिख रहे हैं। अ केक इज राउंड। देखिए 4 वर्ड हैं और 4 ही आप लोगों को डिजिट दी हैं। 4 वर्ड हैं, 4 ही डिजिट दी हैं। आप लोगों को करना क्या है? छोटा सा काम लिख लीजिए, वाउंड द राउंड वॉच। हालांकि पेपर में ही आप लोग वहीं पे सर्कल कर लेंगे, मैं अलग से दिखा रहा हूं। इसको लिख रहे हैं 1875 से। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ए केक इज राउंड, अ केक इज राउंड, राउंड इसको लिखा जा रहा है 6143 से। और वॉच अराउंड व्हील, वॉच अराउंड व्हील, इसको लिखा जा रहा है 7321। आप क्या करेंगे? पहले 2 सेंटेंस ले लें, जो कॉमन हो वो कॉमन छाट लें, यहां पे भी और यहां पे भी, और सर्कल कर लें। देखिए कॉमन क्या क्या है यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है, एक तो राउंड और यहां से भी राउंड। क्लियर है? तो राउंड इसमें भी है, और इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें 1 कॉमन है। तो यहां से क्लियर आप लोगों को होगा कि राउंड की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1 है सर। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछे कि कोड क्या होगा राउंड का, तो आप बताएंगे सर 1 होगा। खैर राउंड मिल चुका है आप लोगों को। आपको तो बताया ना वॉच के लिए, तो वॉच के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे? अब हमें डायरेक्टली देखो, अगर हम यहां से देखते, यहां से अगर हम देखते, ये आप लोगों को वॉच नजर आ रहा है, यहां पे राउंड भी है, यहां पे राउंड भी है और वॉच भी है। ठीक है, तो बस सर हो गया हमारा। ये वॉच के लिए है, ये वॉच के लिए है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। राउंड की वैल्यू 1 है, 1 को काट दो। वॉच क्या है? अब इसमें और कॉमन क्या है? इनमें कॉमन क्या है? 1 को काट दो, क्योंकि ये राउंड के लिए है, ये राउंड के लिए है, ये राउंड के लिए है। अब इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है? पहले वाले में और इस वाले में, क्योंकि वॉच यहां से नजर आ रहा है, तो कॉमन क्या है? तो आप लोगों को 875735, तो वॉच की वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी। तो 7 आंसर रहेगा। इस तरीके से करने की कोशिश करनी है आप लोगों को क्वेश्चन को। क्लियर है सर? अगर तीसरी बात होती और कोई वर्ड, मान लिया वो आपसे पूछता कि बताओ केक की क्या वैल्यू होगी, केक की क्या वैल्यू होगी, या आपसे पूछता बताओ ए की क्या वैल्यू होगी, तो ए यहां से नजर करना था, यहां से आप लोगों को शो करना था, इन दोनों से। अब आपको क्या, अब आपको यहां से राउंड की वैल्यू नजर आ रही है ए। अब यहां पे कॉमन क्या है? यहां पे कॉमन क्या है? 6143 में और 123, तो केक की वैल्यू 3 हो जानी थी। केक की वैल्यू कितनी हो जानी थी? 3 हो जानी थी। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसे ही सर्कल लगा करके बहुत प्यार से, बहुत तरीके के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा करने की जब आप कोशिश करेंगे तो बहुत हल्के से क्वेश्चन ये बन जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इफ टीचर इज कोडेड एज CAHEETR, स्टूडेंट इज कोडेड एज DUETNST। कुछ नहीं है, कोड कर रखा है सर, कोड को डिकोड करना है। अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है। टीचर को लिखा हुआ है TEACHER, लिखा हुआ है CAHEETR। स्टूडेंट को लिखा हुआ है STUDENT, स्टूडेंट को लिखा हुआ है DU। ठीक है,
तो बताइए सक्सेस को क्या लिखेगा, बताइए सक्सेस को क्या लिखेगा। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, किस तरीके से कोडिंग कर रखी होगी इसने। देखिए इसने बना रखा है CA, तो C और A देखिए कहां पे है, इस वाले में ऊपर देखिए CA कहां पे है, तो C यहां है और यहां है। इसका मतलब सर यहां इसकी को कोड कर रखा है। देखिए बड़े ध्यान से, CA ये पहला है, सबसे पहले ये बना रखा है इसने यहां से, ठीक है। दूसरा देखेंगे, अब यहां देखिए एक बार चेक करें, ये यहां से UD आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पहला है, क्लियर। तो यहां DU बना रखा है, क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से ये पहले माने इसको पीछे वाले को पहले लिखेगा तो C और C लिख देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अब दूसरा देखेंगे, अब दूसरा अगर हम चेक करेंगे तो यहां E और T, ठीक है। अब E और H दिया हुआ है, तो E और H कौन सा ले, ये भी E है और ये भी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए समझे। यहां पे दिया हुआ है ये वाला E, एक E है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये E यहां पे दे दिया और ये T जो है वो यहां पे दे दिया, बस E यहां पे आ गया और T यहां पे आ गया। तो इसको ना इस तरीके से यहां H जो है वो यहां पे लिख दिया, ये वाला उठा करके यहां लिख दिया और ये वाला उठा करके यहां लिख दिया, बस क्लियर है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं हमारे। अब रह गए कौन से, T, मतलब ये हो गए हमारे, ठीक है। अब हो गया हमारा E और T, सेम ऐसे ही कर रखा है। E इसको पहले उठा करके लिख दिया यहां पे और T को उठा करके लिख दिया यहां पे, क्लियर है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही किया होगा उसने, N को उठा करके लिख दिया, यहां पे और S को उठा करके लिख दिया यहां पे, ठीक है। तो बस S को उठा करके लिखा उसने यहां पे, यही होगा, ठीक है, ठीक है। और ये S उठा करके लिखा, ये वाला S उठा करके लिखा उसने यहां पे, और लास्ट में R जो है R और T जो है वो T। ये एक सीक्वेंस नजर आ रही है। ये क्वेश्चंस बार बार जब आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। ये क्वेश्चन केवल समझने के क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से इनको सोल्व करना है, बस। इनमें बहुत ज्यादा मतलब पैटर्न नहीं बताया जा सकता, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। हालांकि बताया जाता है इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न ये होता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्लियर। अब आप इसको ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, खुद से समझने की कोशिश करें। क्या कह रहा है, देयर इज ग्रुप ऑफ 6 पीपल, 6 लोगों का एक ग्रुप है, A B C D E और F, D इज टॉलर देन A। सबसे इसने बोला D जो है वो A और F E से बड़ा है। मान लिया सर D जो है वो बड़ा है किससे, A से, और किससे बड़ा है, E से। अब पहली कंडीशन तो ये हो सकती है D बड़ा है A से, ठीक है, और A बड़ा है E से। दूसरी कंडीशन इसी में ये भी तो हो सकती है D बड़ा है E से और ये बड़ा है A से, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। दूसरी बात देखेंगे, F इज टॉलर देन B एंड C। F जो है वो बड़ा है B और C से, F जो है वो बड़ा है B और C से। सेम वही बात आ जाती है कि सर B C से भी बड़ा हो सकता है और B C से छोटा भी हो सकता है, ये भी बात आ गई। ये दूसरे वाली स्टेटमेंट से पता चल रहा है। आगे कह रहा है E इज टॉलर देन F। E जो है वो टॉलर देन F, E F से बड़ा है, E F से बड़ा है। अब यहां से हम देखेंगे नंबर 3 स्टेटमेंट, E जो है वो बड़ा है F से, ठीक है, और A इज टॉलर देन F। फोर्थ स्टेटमेंट इसने बोली क्या A जो है वो बड़ा है किससे, F से। A जो है वो बड़ा है किससे, F से। तो बता रहा है कि, ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, यही है ना क्वेश्चन। E इज टॉलर देन F, ठीक है, E इज टॉलर देन F, A इज टॉलर देन F, ठीक है, समझ में आई, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब हमें एक चीज समझनी है, क्या यहां पे इसने बोला कि E जो है वो बड़ा है F से, E जो है वो बड़ा है F से, और A जो है, एक मिनट आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में करने की कोशिश करें जी, इस क्वेश्चन को हम बाद में करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेकर के पजल हो रहा हूं, थोड़ा सा
हो सकती है। मुझे अभी फिलहाल क्या 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 हालांकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, मैं भी एक बार इसको देख लेता हूं। कीजिए, शाबाश। इसको और इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। ए बड़ा है एफ से, ई बड़ा है एफ से और ए भी बड़ा है एफ से, ऐसा ही दिया हुआ है। ई इज शोल्डर देन एफ, ठीक है, और ए इज शोल्डर देन एफ, ई और ई, हाँ ठीक है, ठीक। इसको हम करने की कोशिश करें तो ये आपको नजर आ रहा है डी, डी बड़ा है ए से, बड़ा है ई से, ठीक है। ई बड़ा है एफ से, तो सीधी सी बात है ये बड़ा है एफ से, यहां से नजर आ रहा है बड़ा होगा बी से और बड़ा होगा सी से। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, डी बड़ा होगा ए से, बड़ा होगा किससे, किससे, इसी में। यहाँ पे अब चलते हैं इस वाली कंडीशन पे, तो बड़ा होगा किससे, ई से, और ये बड़ा होगा एफ से, बड़ा होगा सी से या बड़ा होगा बी से। क्लियर है। और एक बात और कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है एफ से, यहां से देखेंगे ए एफ से बड़ा है, दोनों ही कंडीशन में हमने ए को एफ से बड़ा रखा है, ए को एफ से बड़ा रखा है। तो इसने पूछा सबसे छोटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शॉर्टेस्ट पर्सन, छोटा कौन हो सकता है, सबसे छोटा कौन हो सकता है, तो सबसे छोटा या तो सी हो सकता है। यहां से देखिए दो स्टेटमेंट हमारी निकल करके आ रही हैं, दो स्टेटमेंट हमारी निकल करके आ रही हैं, क्या कि सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा हमारा या तो सी हो सकता है प्यारे बच्चों, या बी हो सकता है। आंसर बी या सी है। केवल ये नहीं है कि मैंने आपको केवल आंसर बताया, आप लोगों को समझना है कि एक स्टेटमेंट क्या बन सकती है इनसे। हालांकि इसमें बहुत सारे पॉसिबल केसेज हो सकते हैं, अलग अलग केसेज हो सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट नहीं बता रखा उसने कि कौन किससे एग्जैक्ट बड़ा है, तो इसमें बहुत सारे केसेज हो सकते हैं, लेकिन जिस भी केस को आप करोगे उसमें आप लोगों को यही नजर आएगा कि सी या बी, लास्ट में सी या बी। ए और ई, आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये वाला क्यों नहीं लिया, आप ये वाला ले भी लेंगे तो भी लास्ट में आपका ये और ये ही रहेगा। क्लियर है, ये आपको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। इसको दोबारा से एक बार करने की कोशिश करना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। कह रहा है 6 पीपल हैं, 6 लोग हैं, पी के आर एस टी यू, एक रो में बैठे हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 6 लोग, 6 लोगों की एक पंक्ति है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है कि 2 पर्सन सिट इन बिटवीन पी एंड क्यू, 2 पर्सन पी और क्यू के बीच में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पी यहां होगा तो 2 पर्सन इनके बीच में बैठेंगे तो क्यू यहां पे होगा, ऐसा हो सकता है। मैंने यही केस लिया, हालांकि इसके अलग अलग चांसेस बन सकते हैं, पी यहां पे बैठा सकते हैं और क्यू यहां पे बैठा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने केवल एक स्टेटमेंट ली है, केवल एक तरीका लिया है। एंड 2 पर्सन सिट इन बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में भी 2 आदमी बैठ सकते हैं। तो चलो मैं टी को यहां बैठा देता हूं, तो 2 आदमी बैठ सकते हैं, तो ये 2 आदमी 1 और 2, तो ये यू यहां पे होगा। हालांकि टी और यू अलग अलग जगह पे भी बैठ सकते हैं, मान लिया टी यहां पे ही बैठ सकता है तो यू यहां पे बैठ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है टी यहां पे ही बैठ गया होता तो यू यहां पे बैठ गया होता, तो अलग अलग चांसेज हो सकते हैं। फिलहाल हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये उस तरीके का क्वेश्चन है नहीं। इसमें पूछा हाउ मेनी पर्सन सिट इन, हाँ रख दो, बहुत अच्छे, एक ही बार है। बेहतरीन, चलिए हाउ मेनी पर्सन सिट इन बिटवीन आर एंड एस,
आर और एस के बीच में कितने आदमी बैठेंगे। अब सोच करके देखिए, एक पॉसिबल केस ये हो गया हमारा, तो आर को अगर तीसरी बार यहां बैठाएंगे तो एस को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, तो कितने आदमी होंगे, कम से कम 2 आदमी तो बैठेंगे ही बैठेंगे। क्लियर है। ये अलग अलग केसेज हो सकते हैं, जितने भी केस बनाए आप, जितने भी केस बनाए आप, किसी को कहीं पे बैठा लें, जितने भी केस बनाए, आर और एस के बीच में फिर 2 आदमी ही बैठेंगे। अलग अलग केस बना करके आप देख सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, 2 आंसर इसका रहेगा। समझ आया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। और बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखिएगा। 7 आदमी बैठे हैं, 7 पर्सन ए थ्रू जी, ए से लेकर जी तक 7 आदमी हैं, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। ठीक है सर, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं 7 आदमी। ये एक सर्कुलर टेबल है, 7 आदमी बैठे हैं। कैसे कैसे बैठा सकते हैं अब हम, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 इस तरीके से बैठा दिए। यही होगा तरीका। सबसे पहले इसी तरीके से सर्कल बनाना, 7 आदमियों को बैठाना है, फिर चेक करना है कि उनके डायरेक्शन किस दिशा में है, मतलब उनका जो मुंह है वो किस दिशा में है, सेंटर की तरफ है या बाहर की तरफ है। सेंटर ये है, बाहर की तरफ है तो अपोजिट साइड। ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस क्वेश्चन में। आप लोग इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश, पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि इनका मुंह किस तरफ है। तो हम ये मानते हैं कि जब भी एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि टेबल से बाहर मुंह करके बैठे होंगे, टेबल एक दूसरे के आमने सामने मुंह करके बैठे होंगे। क्लियर है। अब एक चीज इन क्वेश्चंस में बड़े प्यार से समझने की है, वो ये है कि जब भी वो इस तरफ बैठे तो आप अपने आप को कहीं पे बैठा ले। मान लिया आपने अपने आप को यहां पे बैठा लिया फिलहाल के लिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपका राइट क्या होगा, तो इसका मतलब आपका राइट तो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब सेंटर की तरफ हमारा मुंह होता है तो राइट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या, एंटी क्लॉक। पहली चीज तो ये समझ लेना आप। दूसरा, अगर लेफ्ट बोला जाए आपका तो लेफ्ट कौन सा होगा, तो आप सोचें सर मैं यहां बैठा हूं तो लेफ्ट मेरा यहां होगा, तो इसका होगा क्लॉकवाइज। लेफ्ट जब आप बोलेंगे क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ लेना बस इतना सा। क्यों समझाया सर आपने, वो आपको अब पता चलेगा। पहली इसने बात बोली कि बी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, बी ई के राइट में बैठा हुआ, इसका मतलब पहले ई को बैठाएं, ई को कहीं पे बैठा ले, जहां आपका मन करे वहां बैठा लें ई को। मैंने ई को यहां बैठा लिया, ई को यहां बैठा लिया। अब ई के राइट में, अब राइट का मतलब क्या है, मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट का मतलब ये है, तो बी, ई के राइट में बैठा बी, तो हमने सबसे पहले लिख लिया ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस क्वेश्चन में, जैसे मैं जब पिछले सेशन में बात कर रहा था कि ब्लड रिलेशन में कुछ स्पेशल टर्म्स का यूज करा जाता है, अब यहां क्वेश्चन को समझने में बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है बी सिट्स टू द राइट ऑफ ई, हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए। अब कौन, ये हु किसके लिए यूज हुआ है, अब देखें हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें। चारों ए से जी तक, एक ए से जी एक वर्ताकार मेज के चारों ओर इस प्रकार से बैठते हैं कि बी ई के दाईं ओर बैठा है, जो ए से 2 स्थान दूर है। अब ये फिर नहीं पता कि ए से 2 स्थान दूर बी है या ई है, तो मैंने आप लोगों को बताया था हु जो वर्ड यूज होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा, तो ऑब्जेक्ट यहां पर ये नहीं है, ई ऑब्जेक्ट है। तो ई सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम ए, ई ए से 2 प्लेस दूर बैठा है, ई बैठा है ए से 2 प्लेस दूर। तो 1 2, एक तो ये यहां से हो सकता है, और ई 1 और 2 यहां से भी हो सकता है। कोई समझ में आई मेरी बात? अब ए या तो यहां पे बैठ सकता है या ए बैठ सकता है यहां पे। अब श्योर नहीं है, मैंने इसको सर्कल कर दिया, ये श्योर नहीं है, ये तो श्योर थे, ये श्योर नहीं है, मैंने इनको सर्कल कर दिया बस कि ये श्योर नहीं है फिलहाल के लिए। क्लियर? आगे हमने देखा डी सिट्स एडजेसेंट टू बी। अब डी बिल्कुल बगल में बैठा है बी के। अब ये तो बिल्कुल श्योर था ना, बी और ई, ये तो बिल्कुल श्योर था, लेकिन ये श्योर नहीं था, तो मैं क्या करता हूं, बी के बिल्कुल बगल में, यहां तो डी हो नहीं सकता, तो डी यहां पे आ सकता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं बी को यहां बैठा सकता हूं, सॉरी डी को, तो डी यहां पे बैठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए यहां पे हो गया, ए यहां हो चुका है, ए सही सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कह रहा है डी सिट्स एडजेसेंट टू बी
एंड जी। अब डी जो है वो बी के एडजेसेंट भी बैठा है और जी के एडजेसेंट भी बैठा है, इसका मतलब जी कहां होगा, जी यहां पर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जी यहां तो हो नहीं सकता, क्लियर है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, अब सी के राइट में, अब सी कहां है, सी पता नहीं कहां है सर, ए सी के राइट में है। देखिए समझे एक बार, कोई आदमी, जैसे मैं कह रहा हूं कि भैया ये सी बैठा है, इसके राइट में बैठा है ए, सोचें आप, इसके राइट में बैठा ए। अब आप लोगों को आप ये भी तो कह सकते हैं कि ए के लेफ्ट में बैठा है सी, हाँ या ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी, ए सी के राइट में बैठा है, तो ये भी तो कह सकते हैं कि सी सिट्स लेफ्ट टू ए। तो सी जो है वो ए के लेफ्ट में बैठा, और ए का लेफ्ट क्या होगा सोच करके देखें, ये ए है, ए का लेफ्ट मैंने बताया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो यहां पे सी बैठ गया, सी बैठ गया यहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सी बैठ चुका है यहां पे, और ये एक्चुअल में बैठ चुका है, सही स्थिति है ये इसकी। अब ये पूछ रहा है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में कौन बैठा है। अब सोचे, अपने प्यार से समझने की कोशिश करें, कितने लोग ऐसे रहे जो हमने सही से नहीं बैठाए हैं, सारे बैठ चुके हैं, बोलो सर। एक इंसान रह गया जो नहीं बैठा है अभी तक, कौन कौन सा रह गया, देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, जी हो गया, एफ रह गया। तो सर इसका मतलब ये एफ यहां पे आएगा क्योंकि एक ही प्लेस बचा हुआ था हमारा। अब बस यही पूछा है हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ई, सॉरी एफ के लेफ्ट में कौन बैठा है। अब एफ डी है और इसका लेफ्ट क्या होगा, मैंने बताया अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो लेफ्ट कौन सा होगा, तो लेफ्ट होगा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में सर ये क्लॉकवाइज होता है, तो एफ के लेफ्ट में बैठा है ए। ये आपसे आंसर पूछा, ये इसका आंसर है। मेरी बात समझ में आई। किसी का भी आंसर पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता था बताइए सी के राइट में कौन बैठा है, तो आप क्या बताते, सी के राइट में ये बैठा है। अब आपसे पूछता सी के लेफ्ट में कौन बैठा है, तो जी बैठा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी कैसे भी पूछ सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का आप लोगों को यहां पे नहीं रहा होगा। इन क्वेश्चंस को करने का ये बहुत बहुत प्यारा सा तरीका है, देखिएगा। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि रीजनिंग में जैसे आप लोग जब आप करेंगे तो आप लोगों को बहुत क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे, अरे सर ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे नजर आएंगे जो आपको लगेगा अरे सर हैं आसान लेकिन टाइम लग रहा है, तो टाइम ना लगे उसके लिए आप लोगों को कुछ चीजों का पता होना चाहिए, बेसिक बातों का तो कम से कम पता होना ही चाहिए है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ 28 स्टूडेंट्स, जमुना वाज 12th from the left hand and Ganga was 19th from the right hand. If Saraswati was seated exactly in between them, what was Saraswati position from the right hand? Assume right hand से सरस्वती की पोजीशन बतानी है। Assume students were seated facing north, ठीक है, इसने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन में कि नॉर्थ की तरफ सीट करके बैठे हैं, मुंह करके बैठे हैं। देखिएगा मैं मान लेता हूं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, क्लियर है। अब इन दो पॉइंट से नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ मानते हैं, ये नॉर्थ माना हमने, ठीक है। तो जब नॉर्थ की तरफ मुंह है तो आप लोगों को समझ में आ रहा है सर ये लेफ्ट हैंड होगा, ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा, ये राइट हैंड होगा। ये चीज आपको पता हो गई, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। मैं इसको LE लिख देता हूं और RE लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, क्लियर। चलिए, उसने कहा कि 28 टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे 28 हैं। अब इसको समझने से पहले कुछ चीजें समझने की कोशिश करना। अगर टोटल 28 हैं, मान लो मैं आपको कहता हूं कि टोटल जो है वो 10 बच्चे हैं, मान लो टोटल जो है वो 10 बच्चे हैं, यहां से लेकर के यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 बच्चे हैं। मैं कहता हूं राम जो है वो 4th पोजीशन पे बैठा है, कहां से, लेफ्ट साइड से। टोटल है ये 10, टोटल कितने हैं, 10 हैं। राम बैठा है 4th पोजीशन पे लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड से कौन से नंबर पे होगा, तो आप वो गिने 1 2 3 4 5 6 7, सर 7वें नंबर पे है। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब सर ये यहां से जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके का बनता है कि जो टोटल स्टूडेंट होते हैं
टोटल जो होता है वो लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है प्लस राइट हैंड से कौन से नंबर पे है। अब सोचो, लेफ्ट हैंड से ये कौन से नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, और राइट हैंड से कौन से नंबर पे है, ये 7th नंबर पे है, और टोटल तो हमारे 11 है, टोटल तो हमारे 10 है, यहां देखो ना 10 है। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 कर देंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1 कर देंगे। ये समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला क्या बना, देखिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से हमारा एक फॉर्मूला बना कि जब भी हमें इनमें से कोई एक आइटम निकालनी होगी, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि टोटल जो है वो 28 है और एक आदमी 12वें नंबर पे खड़ा है, कौन से एंड से खड़ा है, लेफ्ट हैंड से खड़ा है 12वें नंबर पे। तो लेफ्ट हैंड से खड़ा है, मैंने टोटल की जगह, इस टोटल की जगह मैंने लिख दिया 28, लेफ्ट हैंड से खड़ा है 12वें नंबर पे। तो बताओ राइट हैंड से कौन से नंबर पे खड़ा होगा, तो राइट हैंड से कौन से नंबर पे खड़ा होगा, और क्या करना है उसमें से -1 करना। -1 क्यों करना ये आप लोगों को पता है, क्लियर है। तो सर यहां ये आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा हमारा क्या कि राइट हैंड से कौन से नंबर पे खड़ा है, राइट हैंड से कौन से नंबर पे खड़ा है। तो हमने क्या देखा, 28 में हम माइनस क्या कर देंगे, 12 कर देंगे और +1 कर देंगे, ठीक है। मतलब जब भी हमें एक एंड दे रखा है, एक एंड से पोजीशन दे रखी है और टोटल आइटम दे रखे हैं, तो टोटल में एक ऐड कर दो, ये टोटल 28 में एक ऐड कर दो, 29 हो गया, 29 में से पोजीशन घटा दो बस, तो हमारा दूसरा एंड आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, इस बात में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है। हमने 28 + 1 करा और -12 कर लिया, क्लियर है। बस सर इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की हम कोशिश करेंगे। अब आप समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए 28 स्टूडेंट हैं, वो कह रहा है 28 स्टूडेंट हैं, 12 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। हमें ये बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा अब मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पे है, तो ऐसा हो सकता है लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पे, माफ कीजिएगा, लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है, यहां से 12वें नंबर पे खड़ी हुई है जमुना 12वें नंबर पे है, गंगा 19वें नंबर से है राइट हैंड पे, ठीक है। अब ये केस हो सकता है कि जमुना जो है वो यहां पे भी हो, ऐसा हो सकता है कि 19वें नंबर पे हो जमुना, और ऐसा भी हो सकता है आप लोग ये सोच रहे हो कि सर ये 12वें पे है यहां पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जमुना यहां से और 19वें नंबर पे यहां कहीं आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये गंगा है, ये गंगा और ये जमुना है, जमुना 12वें नंबर पे है, इस साइड से 12वें नंबर पे, और ये इस साइड से 19वें नंबर पे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो टोटल कितने हैं, 28 हैं, और आपको यहां कितने नजर आ रहे हैं, 19 और 12 कितने नजर आ रहे हैं, 9 और 2 11, 31 हो जा रहे हैं। इसका मतलब सर ये अलग अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि देखो ना 12 तो ये हो गए यहाँ पे और 19 ये हो गए, ठीक है। 19 और 12 कितने, टोटल 31 हो गए हैं 28। इसका मतलब ये वाली पोजीशन, ये वाला तरीका तो हो नहीं सकता, तो यही होगा। क्लियर, पहली बात सर ये देखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है, पहली बात। तो अब आपको पैटर्न समझ में आया कि सर ये वाला बना है। अब इसमें कह रहा है इफ सरस्वती वाज सीटेड एग्जैक्टली बिटवीन देम, इन दोनों के बीच कहीं पे सरस्वती निवास करती है, पता नहीं कहां है। तो बताइए कि सरस्वती की पोजीशन राइट हैंड से क्या है, अब मैं फिर कह रहा हूं कि ये कौन सा है, ये राइट हैंड है, और ये कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड है, क्लियर है। अब लेफ्ट हैंड से 12वें नंबर पे है जमुना, ठीक है, राइट हैंड से 19वें नंबर पे है। इन दोनों के बीच की दूरी को पता करने के लिए मैं क्या करूं, मैं ये जो जमुना का, ये गंगा का जो डिस्टेंस है या ये पोजीशन है गंगा की, मैं राइट हैंड से ना लेकर के किससे ले लूं, लेफ्ट हैंड से ही ले लूं। क्लियर है। तो गंगा की पोजीशन कैसे निकालेंगे, कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड से कैसे निकालेंगे। थोड़ी देर पहले ही बताया था किसी की पोजीशन निकाली जा सकती है किसी भी एंड से, अगर हमें टोटल पता है तो। टोटल कितना है, बोले सर 28 है। क्लियर, बोले सर लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या है प्लस राइट हैंड से उसकी पोजीशन क्या है, और उसमें -1 कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल के इक्वल होता है। अब
लेफ्ट हैंड से हमें पोजीशन निकालनी है कि जमुना की लेफ्ट हैंड से, सॉरी गंगा की लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या है, नहीं पता। लेकिन हमें पता है राइट हैंड से पोजीशन कितनी है, 19 है। 19 और -1 कर देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 और माइनस, तो यहां से अगर आप देखेंगे यहां से कितना हुआ ये, प्लस 29 और -19 क्या करोगे, तो लेफ्ट हैंड से अगर आप पोजीशन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड से जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, 10वीं पोजीशन होगी। तो अब मैं इसको यहां से और यहां की पोजीशन दे दूं, यहां से यहां की पोजीशन कौन सी है, ये 10वीं पोजीशन है। और इसने कहा कि सरस्वती इन दोनों के बीच में बैठ रही है, तो बताओ ये 10वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे, कितने नंबर पे होगी सरस्वती, सरस्वती नंबर होगी 11वें पे। सरस्वती कौन से नंबर पे होगी, 11वें नंबर पे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरस्वती 11वें नंबर पे कहां से है, तो सरस्वती इसी एंड से 11वें नंबर पे है, यही तो है इसका मतलब, क्योंकि हमने तो यहीं से चेक करा है। अब सरस्वती अगर यहां से 11वें नंबर पे है तो बताओ यहां से बता सकते हो राइट हैंड से, बोलो सर बता सकते हैं, थोड़ी देर पहले ही करा था। क्या टोटल हमें पता है, बोलो हाँ सर पता है। टोटल हमें पता है कितना है, 28 है। बोलो सर लेफ्ट हैंड से कौन से नंबर पे है, तो लेफ्ट हैंड से वो है 11वें नंबर पे। तो राइट हैंड से बताना है, यही तो बताना है, राइट हैंड से कौन से नंबर पे है सरस्वती, तो राइट हैंड से कौन से नंबर पे होगी, तो राइट, और क्या करना है, माइनस में 1 कर देना है। तो सर 11 और क्या होगा -1, इसको मैं आर, ये आपको सोल्व करना है तो आप कर पाएंगे। 28 और माइनस में क्या करेंगे, यहां आकर के 10 हो जाएगा, तो कितना होगा आर, राइट हैंड से कौन सी पोजीशन होगी, तो आपका आंसर होगा 18, आपका आंसर होगा 18। ये बहुत प्यारा सा तरीका आप लोगों को समझ में आया, कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल ये सर ये बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये बनाने की ज्यादा जरूरत आप लोगों को फिलहाल के लिए नहीं है। आप लोगों को ये समझ आ रहा है कि फॉर्मूला यही है, ठीक है, फॉर्मूला यही है। आप लोगों को एक पॉइंट दे रखा है, एक एंड दे रखा, तो दूसरे से निकाल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए बताया कि इसे होगा। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आसानी से बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का मेरे ख्याल से यहां तक तो नहीं रहा होगा, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का डाउट आप लोगों को यहां तक नहीं रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़ने की कोशिश करें, आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए। आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 17। आप पजल ना होइएगा, पजल बिल्कुल भी ना होइएगा। देखिएगा, इफ सी इज डॉटर ऑफ ए, ब्लड रिलेशन का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सी इज डॉटर ऑफ ए, इसको समझने की कोशिश करें। ए इज नॉट द फादर ऑफ सी बट ई इज नीस ऑफ सी, ई इज डॉटर ऑफ एफ, वेयर एफ इज हस्बैंड ऑफ डी, एफ हैज नो सिबलिंग्स, हाउ इज सी रिलेटेड टू डी। सर करना कैसे है, तरीका वही है हमारा, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को सेशन में बताया था। हमने क्या बता रखा है आप लोगों को कि जो भी फीमेल होंगी आप उनको सर्कल से डिनोट करेंगे, सर्कल में लिखेंगे। जो भी मेल होगा आप उसको ट्राइंगल में लिख देंगे। फीमेल है सर्कल में लिखो, मेल है सर ट्राइंगल में लिखो। सर कपल है तो कपल को इस तरीके से लिख दो, जोड़ा बना दो सर, प्लस लिख दो उनके बीच में। प्लस नहीं लिखेंगे तो सर ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। भाई आपस में एक ही लेवल पर जो बैठे हैं, एक ही लेवल पे बैठे हैं, एक पुरुष और एक स्त्री, तो वो क्या है, भाई बहन है। एक ही लेवल पे बैठे हैं लेकिन प्लस में, बीच में प्लस का साइन लगाया तो इसका मतलब ये क्या है, पति पत्नी है, ठीक है। जनरेशन अगर गैप होगा तो ऊपर नीचे लिखेंगे। अब यही मैं आपको यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बुरखा सी इज डॉटर ऑफ ए, सी डॉटर है प्यारे बच्चों, सी डॉटर है। डॉटर है तो फीमेल है, किसकी है, ए की है। ए ऊपर वाली जनरेशन में आएगा क्योंकि एक ही डॉटर है सी, तो ऊपर वाली जनरेशन में ऊपर लिखा मैंने ए। क्लियर है। अब ए इज नॉट द फादर ऑफ सी, लेकिन ए सी का फादर नहीं है, तो प्यारे बच्चों ए सी का अगर फादर नहीं है तो मदर ही तो होगी। भाई ए की बिटिया है सी और ए फादर भी नहीं है, तो ए क्या होगी, ए मदर होगी। पहली चीज ये कंफर्म होगी यहां तक। आगे इसने बोला ई इज नीस ऑफ सी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो बातों का ध्यान रखना है। क्या कि जब भी नीस का वर्ड, नीस वर्ड यूज होता है तो यहां आप लोगों को कुछ चीजें समझनी होंगी बहुत प्यार से, कि जैसे अंकल मामा के लिए भी यूज होता है और अंकल चाचा ताऊ के लिए भी यूज होता है, सेम इंग्लिश में नीस जो है वो भांजे के लिए, भांजी के लिए भी यूज होता है और भतीजी के लिए भी यूज होता है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है,
ठीक है, तो यहां पे दो चांसेस बन रहे हैं, क्या क्या? पहला, E इज नीस ऑफ C। अब E की भतीजी है, सॉरी E जो है वो भतीजी है C की भतीजी होगी तो हो सकता है C की बहन की बेटी हो सकता है, मतलब नीस है तो मैंने कहा दोनों ही चांसेस हो सकते हैं, ये भतीजी भी हो सकती है और भांजी भी हो सकती है। तो पहले हम भांजी बना लेते हैं, C की बहन बनाओ पहले और उसकी बिटिया बनाओ। क्लियर है? तो एक तो ये चांस हो गया, ये हो गया यहां पे। ऐसा भी हो सकता है कि अब हम दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, ये A और C तो हमारा कंफर्म था। हाँ, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि C के भैया हो कोई, ठीक है, और उनकी बिटिया हो E, ऐसा भी तो हो सकता। बोलो सर हो सकता है। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट बनी हुई है। अब इन दोनों को सोल्व करने की कोशिश करें। बोलो सर बनानी पड़ेंगी दोनों? सर दोनों ही बनानी पड़ेंगी, हालांकि आपका आंसर कैसे ही आ गया, ठीक है, लेकिन दोनों बना करके देखना जरूर पड़ेगा, कहीं गलत ना कर रखा हो आपने, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। कह रहा E इज डॉटर ऑफ F। E जो है डॉटर है F की। अब F की डॉटर है और आगे बोला वेयर F इज हस्बैंड, तो F हस्बैंड है और F की डॉटर है, तो इसका मतलब F D के हस्बैंड है, तो इसका मतलब ये D होगी और इनके हस्बैंड होंगे F, इनके हस्बैंड होंगे F, तभी तो ये E बिटिया होगी। बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से सुने क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि C की बहन की बेटी थी, ठीक है, और E जो है वो लिखा भी हुआ E इज डॉटर ऑफ F। E F की डॉटर भी है, लेकिन F जो है वो महिला नहीं है, तो वो पुरुष है, पुरुष के लिए मैंने लिखा F। यहां तक समझ में आया? अब इस वाली सीक्वेंस में अगर ये जोड़े तो क्या होगा? देखो यहां से हमें समझ में आया कि E जो है वो डॉटर है F की, तो सर F की डॉटर है और F एक पुरुष है, F इज हस्बैंड, तो F हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है? D का हस्बैंड है, तो मैं D को भी बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, तो मैंने D को भी बनाया। ये लो मैंने D को भी बना दिया। समझ में आई? एंड F हैज नो सिबलिंग्स, और दूसरी बात कही कि F का कोई भी सिबलिंग नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे, देखो F की पत्नी तो D है, लेकिन F की एक सिबलिंग भी दिखाई दे रही है। सिबलिंग का मतलब कोई बहन या भाई है, तो F की बहन दिखाई दे रही है C, और इसने बोला F का कोई भी सिबलिंग नहीं है। इसका मतलब सर ये वाला बिल्कुल नहीं होगा हमारा। तो सर इस वाले से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना है। बन गया। अब क्या कह रहा है? हाउ इज C रिलेटेड टू D? बताइए C D से किस तरीके से रिलेट कर रही है। देखो यहां इनके बीच में कोई साइन है, एक ही लेवल पे है। बोलो हाँ सर एक ही लेवल पे है। C और D के बीच में, C भी औरत है, D भी औरत है, एक ही लेवल पे क्या होंगी? बहन होंगी। एक ही लेवल पे क्या होंगी? बहन होंगी। आंसर क्या है सर? सिस्टर आंसर है। क्या है? सिस्टर आंसर है। मेरी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का। अब हम आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा बहुत प्यारे क्वेश्चन, ट्रिकी। DSSB की बात कहें, KVS की बात कहें, ठीक है, इसके अलावा नवोदय विद्यालय की बात कहें, किसी भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की बात कहें, सर इन क्वेश्चन को करने में हवा पानी एक हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्वेश्चन को बनाने। बहुत आसान क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है। अब मैं बताता हूं किस तरीके से। देखिए अब जो आप लोगों को दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा, उन क्वेश्चन में एक चीज ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना कि जितने ये क्वेश्चन बड़े आसान नजर आते हैं, ये उस लेवल से ज्यादा मुश्किल हैं जितने आपको आसान नजर आते हैं। मतलब नो बैट इज सर इस तरीके से होने नहीं है ये क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, और ये सबसे रीजनिंग में मैं मानता हूं ये रीजनिंग में सबसे बड़ा अगर कोई चैप्टर है, रीजनिंग में अगर सबसे बड़ा कोई चैप्टर है, सबसे लेंथी अगर कोई चैप्टर है, तो ये वो वाला ये है रीजनिंग में। हालांकि आपने कोई एक ट्रिक आपने सीखी और उससे आपके एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब वो सर जरूरी नहीं है उससे सब क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं जो अब आप लोगों को बता रहा हूं इस तरीके से सब क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में जो मुझे नजर आ रहा है। देखिएगा सबसे पहले आप लोगों को एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसके बाद आप लोगों को एक दो कंक्लूजन दे रखे हैं। दो स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। क्लियर है? अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कल वाले सेशन में भी आप लोगों को यही बताया था कि अगर इनसे कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट बना होगा, ज्वाइंट कंक्लूजन बना होगा, माफ कीजिएगा, ज्वाइंट कंक्लूजन अगर इनसे कोई बना होगा, तो पहली बात वो ज्वाइंट कंक्लूजन कब बन सकता है। पहली चीज वो ज्वाइंट कंक्लूजन कब बन सकता है। दूसरी बात, अगर ज्वाइंट कंक्लूजन नहीं है, इंडिविजुअल कंक्लूजन है कि एक ही स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन का आंसर निकल रहा है, एक स्टेटमेंट का यूज करके अगर कंक्लूजन निकल रहा है, आंसर निकल रहा है,
कंक्लूजन निकल रहा है, इसका मतलब वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से ही काम हो रहा है मेरा, बस उसमें मुझे ज्वाइंट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ये भी बात आप लोगों को बताई थी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव आंसर आएगा। जब मैं आंसर बोल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कंक्लूजन। क्लियर है? अब ये कह रहा है दो स्टेटमेंट दे रखी है, अब ये बताओ ये कंक्लूजन निकाल के बैठे हैं, क्या ये सही है या नहीं है, ये बता दो। ठीक है, हालांकि इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को धैर्य रख करके बात को सुनना और समझना पड़ेगा। एक दिन का ये चैप्टर ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये चैप्टर सीखना है तो मैं आप लोगों को फिर कह रहा हूं, हमारा बैच चला हुआ है 299 रुपीज में आपको पूरी रीजनिंग सिखाई जाएगी। आपकी चाहे किसी भी लेवल की रीजनिंग हो, ठीक है, किसी भी लेवल की रीजनिंग हो, आपको हर क्वेश्चन को सोल्व कराया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करा करके कि सर इतने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से सोल्व करना है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से सोल्व करना है। 299 रुपए मुझे जहां तक नजर आते हैं कि सर बहुत ज्यादा रुपए नहीं है। 299 रुपए में आप लोगों का 90 से 100 दिन में जो है वो रीजनिंग की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों के पास अभी भी बहुत सारा समय है, रीजनिंग को भी कवर करके जाएंगे प्यारे बच्चों। तो 20 नंबर तो आप लोगों के मान के चलिए, रीजनिंग हमेशा ही 20 नंबर तक की तो आती है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में 30 नंबर तक की भी हो जाती है, तो सर 30 नंबर खरे हैं आप लोगों के। ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। अब क्योंकि हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे सर ये तो बन रहे हैं, ये तो आते हैं, हमें आगे वाले क्वेश्चन आते नहीं है, इनमें टाइम लगाएंगे तो सारा ही टाइम इनमें लगा देंगे फिर हम। तो प्रॉब्लम ये है कि इनमें जब टाइम आपने लगा दिया सारा, तो आगे का आपका क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या ट्रिक को फॉलो करें, क्या मेथड को फॉलो करें कि ये बहुत अच्छे से हमारे क्वेश्चन बन जाए। खैर, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ऐप को डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाएंगे, अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को एक कोर्स नजर आएगा रीजनिंग करके, ठीक है, वहां आप उस कोर्स को परचेज करेंगे। 299 में आप लोग उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। रेगुलर क्लासेज है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेज है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए जा रहे हैं, साथ साथ में उनकी तैयारी भी कराई जा रही है। यहां इस प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मैं केवल आप लोगों की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सोल्व करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि पता चलता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये टीचिंग वाला जो पेपर है, ये वो वाले मैंने उठाया हुआ है। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? चलिए अब हम मेन मुद्दे पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे सर जी? देखिएगा, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, स्टेटमेंट और कंक्लूजन में आप नंबरिंग कर लेंगे। सर कर ली नंबरिंग? बोला सर नो बैट इज सिप, ठीक है, और ऑल सिप इज स्ट्रीम या आर स्ट्रीम, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग करेंगे कैसे? नो, अब मैंने बताया था ऑल के लिए और नो वन के लिए हमेशा 100 वर्ड यूज होता है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है। बोला सर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मतलब 100% नहीं है, ऐसा बोलना ना, सोच करके देखो सर, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पास 1000 रुपए हो। तो 100% आदमी ऐसे नहीं है, जितने भी जिनके पास 1000 रुपए हैं, ऐसा मान ले भाई। इसका मतलब तो ये ना, इस बात का क्लियर है। नो का हमने 100 लिया, और क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मैं यहां पे 50 लूंगा। मैंने बताया सिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है। देखो ना, नो लिखा हुआ है, नो का मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो 50 लिख दिया मैंने। अब ऑल लिखा हुआ है, ऑल की वैल्यू कितनी होती है? 100 होती है सर। और स्ट्रीम लिखा हुआ है, अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, स्ट्रीम के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए मैंने बताया था 50 नंबर लेंगे हम। नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए 100 नंबर लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, माफ करना, नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए कितने नंबर लेते हैं? 100 नंबर लेते हैं। ये मैंने गलती कर दी बस, ठीक है। अब यहां से ज्वाइंट कंक्लूजन बन सकता है, इंडिविजुअल भी सोल्व हो जाएंगे। जैसे मैं अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, मैं ये कह देता हूं कि बताओ एक कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल शिप्स आर बी, या जो भी है ये बोट, ऑल शिप्स आर बोट, तो क्या कंक्लूजन सही है या नहीं है? तो ये इसको पूरा करने के लिए, इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए तो मुझे यही काफी है। इसी से ना देख लेता मैं, इसी से देख लेता मैं, ठीक है, इसी से चेक हो जाता। अब उसके लिए ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं ये ना भी हो ना, तो भी इसका मैं कंक्लूजन बता दूंगा कि सर ये है, आप भी बता देंगे।
ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि कंक्लूजन हमारे पास क्या क्या है। फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या है। उसने बोला नो स्ट्रीम इज बॉट, चलो नो स्ट्रीम इज बॉट, बॉट। अब देखो यहां स्ट्रीम यहां है, बोट यहां है, तो स्ट्रीम से सिप पे जाएंगे और सिप से जाएंगे बोट पे। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है? ज्वाइंट कंक्लूजन है। कैसा कंक्लूजन है? ज्वाइंट कंक्लूजन। इसमें दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, पहली बात। सम स्ट्रीम आर बोट। अब दूसरी कंक्लूजन की ओर देख लें, सम स्ट्रीम आर बोट, आर बोट। कुछ स्ट्रीम जो है वो बोट है, सम स्ट्रीम्स आर बोट। अब ये भी ज्वाइंट कंक्लूजन है। तो पहले एक कंक्लूजन को चेक कर लो, फिर दूसरे को कंक्लूजन को चेक करो, फिर आंसर ढूंढो कि क्या बोला उसने। ठीक है, क्लियर है? अब मैं पहले इसको चेक करूंगा। इसको चेक करने के लिए मैं वही काम करूंगा। नो के लिए मैंने क्या लिखा? नो 1। नो के लिए क्या लिखेंगे सर? 1000 शो कितनी 100% वैल्यू दे देते हैं इसको। और क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट था तो क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है। क्लियर? आप लोगों को सब अच्छे तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्लियर? आप लोगों को सब अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखेंगे तो सम स्ट्रीम है, तो सम के लिए हमने क्या बोला है सर? 50 वैल्यू लेनी है। और क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कितनी वैल्यू लेनी है सर? 50 ले लेनी है। यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहां पे भी कोई किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो नो स्ट्रीम इज बॉट, नो स्ट्रीम इज बॉट ये लिखा हुआ है, ज्वाइंट कंक्लूजन है। और ज्वाइंट कंक्लूजन में एक हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब दो स्टेटमेंट हमारी, एक ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और एक ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो जब दो स्टेटमेंट मिलती हैं तो उन दो स्टेटमेंट से हमारा जो कंक्लूजन बनता है, हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो नेगेटिव कंक्लूजन बनता है। कैसा कंक्लूजन बनता है? नेगेटिव कंक्लूजन हमारा बनता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सर ये वाला कंक्लूजन तो बन सकता है। देखो नो स्ट्रीम इज बोट, क्लियर है? नो स्ट्रीम इज बोट ये कंक्लूजन तो बन सकता फिलहाल के लिए, तो क्योंकि नेगेटिव है। और ये कंक्लूजन बन ही नहीं सकता सेकंड वाला, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव वाला तो कंक्लूजन बन ही नहीं सकता, तो ये तो पहले ही निकल गया। ये तो कंक्लूजन हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये बन सकता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं बन गया। अब इसको भी चेक करेंगे। अब दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये देखना है आप लोगों ने। देखो इसने बोला क्वेश्चन में नो स्ट्रीम। अब स्ट्रीम कितनी है? स्ट्रीम की यहां पे वैल्यू, क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 50। सोचो क्वेश्चन 50 नंबर का आया था और आंसर में आंसर दे दिया और आंसर नंबर में आंसर देने के बाद नंबर आए 100। ऐसा हो सकता है क्या? 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में क्या आपके आंसर 100 आ सकते हैं? बोलो सर नहीं आ सकते। बस यही लॉजिक है इसके पीछे। सर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, स्ट्रीम की वैल्यू ऊपर 50 है, नीचे स्ट्रीम कह रहा हो कि ना 100 वैल्यू दे देना। भैया स्ट्रीम की वैल्यू 100 हो ही नहीं सकती। बस सीधी सी बात, स्ट्रीम की वैल्यू 50 हो सकती है। क्लियर? माने 100 से नीचे हो सकती है। क्लियर है? तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब आप लोगों का क्या आंसर हुआ? आप लोगों के हिसाब से सर ये भी कंक्लूजन गलत और ये भी कंक्लूजन गलत है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? अरे सर ये भी कंक्लूजन गलत, ये भी कंक्लूजन गलत, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। इसका मतलब तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, दैट्स मींस कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। आप लोगों का आंसर यही होना था, एग्जैक्ट यही होना था। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यही एग्जैक्ट हमारा आंसर होगा, लेकिन 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 जैसे ही आप लोगों के दो कंक्लूजन गलत हो जाते हैं तो आप लोगों को एक ध्यान ये भी बात रखनी है। क्या? देखो अगर ये नहीं दिया होता ना, ये नहीं दिया होता, इधर नहीं दिया होता, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं बताता हूं। देखिएगा, जब आप लोगों को के दो कंक्लूजन है और दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत आ जाएं, ठीक है, तो आप चेक करते हैं कि कहीं ये कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन तो नहीं है। कैसा कंक्लूजन बोल रहा हूं मैं? कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन तो नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन तो नहीं है। कंक्लूजन तो नहीं है। अब बोलो सर कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन चेक करने के क्या तरीके हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन में एक सीधी सी बात है, क्या कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन हुआ
तो फिर आंसर नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो ना होकर के आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। सर होता क्या है ये भी बता दो। तो कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन चेक करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेक करना पहली चीज बोथ कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, सॉरी मस्ट बी रोंग। दोनों ही कंक्लूजन कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए। सर पहली चीज तो हमारी ये हो गई। प्लस और क्या देखना है, और देखना है जो पहले जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, एक मिनट हाँ, एक कंक्लूजन जो होगा वन मस्ट बी नेगेटिव एंड अनदर मस्ट बी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए कंक्लूजन। देखो एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तो इससे भी हो रहा है हमारा। ठीक है, मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट केवल 1 मिनट आप होल्ड करेंगे, केवल 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। और तीसरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम होने चाहिए। क्या है, अब देखो सब्जेक्ट क्या है, अब मैं बता रहा हूं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम या मस्ट बी सेम, शुड बी सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। ये मैंने लिखा, बस ये आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, ये आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। ठीक है सर, ये 3 कंडीशन अगर फॉलो कर जाएं तो समझ लेना कि हमारा जो आंसर रहेगा 1, 2 और 3। देखो हमारा आंसर हमारे लिहाज से क्या होना चाहिए था कि दोनों ही गलत हैं, तो हमारे लिहाज से होना चाहिए था आंसर नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। लेकिन सर ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ये वाला आंसर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? अब हमें जैसे ही दोनों हमारे कंक्लूजन अनफॉलो करें, ठीक है, सही नहीं हो, तो फिर आपको क्या चेक करना है कि कहीं ये कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन नहीं है या है। और कंप्लीमेंट्री कंक्लूजन भी तब चेक करने हैं जब ऑप्शन में आपको इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो लिखा हुआ नजर आए। ये नहीं नजर आता होता, हमारा यही आंसर होता और यही ठीक होता बस। ठीक है, लेकिन ये नजर आ गया तो हमें अब चेक करने की जरूरत भी है, क्योंकि ये गलत भी है। अब गलत नजर आ रहे हैं तो पहली चीज तो दोनों गलत है, इसकी वजह से चेक करा हमने। दूसरा मस्ट भी पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है कंक्लूजन, तो इसलिए। और तीसरी, इसका जो सब्जेक्ट है ये स्ट्रीम है, तो यहां पे भी स्ट्रीम, यहां पे बोट है तो यहां पे भी बोट नजर आ रहा है। जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए सर, बस। सर अगर ये फॉलो कर जाए तो इसका मतलब ये आंसर ना होकर के इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो, या तो 1 को फॉलो करेगा या 2 को फॉलो करेगा। मेरी बात समझ में आई सर? बहुत प्यारा सा लॉजिक था, बहुत प्यारा सा लॉजिक। अगर आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अभी बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास में। 299 का बैच है हमारा। आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाएंगे, ठीक है, वहां जाकर के आप सर्च करेंगे अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी, ऐप को सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप स्टोर पे जाएंगे, स्टोर पे जाने के बाद आप लोगों को एक कोर्स मिलेगा, रीजनिंग, ठीक है। उस रीजनिंग वाले कोर्स पे 299 का कोर्स है, आप उसको परचेज करें। वहां से आप लोगों को धीरे धीरे सारी क्लासेज मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सर एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे ना होता हो। सर ये आप लोगों को अब नजर आया होगा, सर ये तो बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन हो गया। बहुत बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि मुझे ही आप लोगों को समझाना था। मेरे लिहाज से ये मुझे बहुत आसानी से ये सर हो रहा है, ठीक है। फिर तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है और चेक करना है, बस। ये थोड़ी लिखना है सर, ये नहीं लिखना आपको। अच्छा नंबरिंग करनी है तो ये समझाना थोड़ी है, ये 50 ये 100, ना, अपनी खुद से नंबरिंग करो, समझने की कोशिश करो केवल। मेरी बात समझ में आई? तो सर इस तरीके से हम आप लोगों से हर रोज रूबरू हो रहे हैं यहाँ
इस माध्यम से भी रूबरू हो रहे हैं। यहाँ पे केवल हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। आप लोगों को नजर आ रहे हैं क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को नजर आ रहे हैं। सर ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करा रहा कि सर ना मैंने अपने पास से कुछ भी बना करके डाल दिया ना, वही क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वो आप समझ गए होंगे शेयर लाइक सब्सक्राइब जो भी करना हो कर लें, ठीक है। और कल दोबारा से हमारे साथ फिर से रूबरू हो जाइएगा। कल तीसरी क्लास हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने रीजनिंग की ही। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।